चाप झील का निर्माण कैसे होता है? विसर्प लोप का नदी से कट जाने के बाद बनने वाली अलग झील को ही चाप झील कहते हैं। चाप झील को ओक्सबो लेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओक्सबो लेक। ये देखिए, इस तरह से ये हमारे मेंढर हैं, विसर्प हैं। इनसे अलग होने के बाद ये इधर से ये कटता जाता है किनारा और ये अलग हो जाता है। ये एक हिस्सा चाप के आकार का, यू के आकार का, इसी को हम चाप झील बोलते हैं। ये कुछ इस तरह की शेप में होती है। तटबंध किसे कहते हैं? नदी के उत्थित तटों को लेव्स कहते हैं, यानी उठे हुए तटों को, जो कि हम अलग से तटों का निर्माण करते हैं ताकि ज़्यादा पानी का बहाव होने से वो आसपास के रहने वाले एरिया में फ्लड ना हो। देखिए, ये हैं लेविस। ये जो ब्लैक प्लेन लाइन दिखाई दे रही है, ये लेविस हैं। इनको हम अलग से बनाते हैं, यानी कि इंसान द्वारा बनाए जाते हैं, ताकि नदी का पानी का फ्लो ज़्यादा होने से, उसका वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ने से वो बाहर इधर उधर रहने वाले एरिया में फ्लड का कारण ना बने। वितरिका यानी डिस्ट्रीब्यूटरी किसे कहते हैं? समुद्र के पास पहुंचते पहुंचते नदी का बहाव कम हो जाने से कई धाराओं का बनना, यानी नदी एक ही धारा के रूप में न रह करके वो अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती है। प्रेशर कम हो जाता है और जहाँ पर भी थोड़ा बहुत अवसाद इकट्ठा है तो वो वहाँ से रास्ता मोड़ लेती है। तो इससे अलग से डिस्ट्रीब्यूटरी का निर्माण हो जाता है। ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूटरी वितरिका को बोला जाता है। ये मुख्य नदी है, यहाँ से आ रही है, लेकिन जहाँ पर भी अवसाद है, निक्षेपण है, उसकी वजह से ये अपने रास्ते को बदल लेती है, क्योंकि बहाव कम होता है नदी का। अगर तेज़ हो तो वो इन सबको साथ में बाहर ले जाए, लेकिन कम फ्लो होने की वजह से वो अलग अलग रास्तों से बहने लग जाती है और ये वितरिका बन जाती है। मुहाना क्या होता है? मुहाना यानी माउथ। समुद्र के पास पहुंचने पर नदी की कम होती जाती गति के कारण अवसाद का जमा होने से बनी स्थिति, यानी जहाँ पर वो अवसाद जमा होता है और उससे जो आकृति बनती है उसी को मुहाना कहते हैं, माउथ कहते हैं। ये देखिए, ये हमने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं। ये जो आगे अवसाद जमा है इसी को हम मुहाना बोलते हैं। ये जो हमें डार्क कलर में दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे पट्टी बनी हुई है, इसी को हम मुहाना या माउथ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा कैसे बनता है? किसी नदी की सभी वितरिकाओं के मुहानों के संग्रह से, यानी कि जो मुहाने होते हैं, अलग अलग वितरिकाओं के अलग अलग मुहाने होते हैं, लेकिन उन सब को मिलाकर एक पर्टिकुलर नदी का पूरे एरिया को डेल्टा बोला जाता है। और ये डेल्टा है हमारे इंडिया में सबसे फेमस है जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल को और बांग्लादेश को ऑलमोस्ट कवर करता है। फिर नील नदी का डेल्टा है जो कि अफ्रीका में है, कॉन्टिनेंट में। इंडिया में ही महानदी का डेल्टा भी है और है मिसिसिपी, ये दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तटीय स्थलाकृतियाँ, कोस्टल लैंडफॉर्म्स कब बनती हैं? समुद्री तरंगों के अपर्दन व निक्षेपण से इनका निर्माण होता है। जब समुद्री तरंगें स्पीड से तो आती ही हैं और जब वे अपर्दन करती हैं, कहीं से अपर्दन करती हैं और कहीं पे उसको निक्षेप कर देती हैं, निक्षेपण होता है, तो उन्हीं से जो शेप बनती है वो तटीय स्थलाकृतियाँ होती हैं। और यह आकृतियाँ अलग अलग तरह की होती हैं। समुद्री गुफाएं क्या हैं? समुद्री तरंगों द्वारा चट्टानों में छेद करने से बनी आकृतियों को सी केव्स कहते हैं, यानी समुद्री गुफाएं कहते हैं। इन्हीं को सी केव्स बोला जाता है। ये देखिए, चित्र में इस तरह से दिखाई देती हैं। गुफा अंधेरी होती है और नीचे ही बनती है,
तो वो इस तरह से होल करती जाती है समुद्री गुफाएं। बार बार जब चट्टानों से लगती हैं तो उनसे होल बन जाता है। उन्हीं को समुद्री गुफाएं, सी केव्स बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहराब क्या होते हैं? समुद्री गुफाओं के बड़े होते जाने से चट्टानों की छत का ही शेष रह जाने को सी आर्चेज कहते हैं। सी आर्चेज यानी मेहराब। ये देखिए, सी आर्चेज यानी ये जो होल है, ये समुद्री गुफा जो है, ये समय के साथ साथ छेद होते होते जब बहुत बड़ा हो जाता है, ये ऐसे ऊपर से छत बन जाती है, दीवारें बन जाती है, ये आर पार हो जाता है, तो इसे तटीय मेहराब कहा जाता है। सी आर्चेज जिसे कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैक क्या होते हैं? स्टैक को स्टैक भी बोला जाता है। मेहराबों का अपर्दन हो जाने से दीवार के रूप में बचे भाग को, यानी कि सारा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है और सिर्फ एक दीवार ही बचती है। देखिए कुछ इस तरह से ये होल हुआ, बड़ा हुआ, आर पार हुआ, ये दीवार थी, कटते जाते जाते ये अपर्दन होते होते ये सिर्फ ऐसे हिस्सा बच गया जो कि ये दिखाई दे रहा है। इसी को हम स्टैक बोलते हैं, यानी ये पूरा हिस्सा समाप्त हो गया लहरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र बरगू यानी सी क्लिफ किसे कहते हैं? समुद्री जल के ऊपर ऊर्ध्वाधर, लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को, यानी समुद्र जल के ऊपर जो है काफ़ी ऊंचे ऊंचे जो शैलीय तट होते हैं, यानी चट्टान जो होते हैं किनारों पर, उनसे बने हुए तट को सी क्लिफ बोला जाता है, समुद्र बरगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पुलिन या बीचेस क्या होते हैं? समुद्री तरंगों द्वारा किनारों या तटों पर अवसाद जमा होने से बनी स्थिति। बीच के बारे में तो सभी जानते होंगे, बच्चे भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद किसे कहते हैं? बर्फ की नदियों को हिमनद कहते हैं, यानी ग्लेशियर्स। हिमनद कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये नदियाँ, ये बर्फ बह रही है, बर्फ की नदियाँ हैं, इन्हीं को हिमनद कहा जाता है, ग्लेशियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद से क्या बनता है? यानी हिमनद की वजह से क्या होता है? हिमनद से गहरे गड्ढे बनते हैं जिसे गर्त भी बोला जाता है। हिमनद जलोढ़ किसे कहते हैं? हिमनदी द्वारा बहाकर लाए गए छोटे बड़े पत्थर, रेत, तलछट, मिट्टी के निक्षेपण को हिमनद जलोढ़ कहते हैं, यानी कि ग्लेशियल मोरेन्स। रिवर्स की तरह ग्लेशियर भी अपनी तरह ऐसे बहाकर लाते हैं तलछट वगैरह को। छत्रक सैल यानी मशरूम रॉक्स किसे कहते हैं? रेगिस्तान में पाए जाने वाले छत्रक रूपी सैलों को, यानी रेगिस्तान में जो मशरूम के शेप में जो रॉक्स होती हैं, उन्हीं को हम मशरूम रॉक्स या छत्रक सैल कहते हैं। और ये मशरूम की तरह ही ऊपर से ये ज़्यादा विस्तृत होती हैं और नीचे से ये पतली यानी संकरी होती हैं ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू टिब्बा या सैंड ड्यून्स किसे कहते हैं? हवा द्वारा रेत को एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर ढेर के रूप में इकट्ठा करने से बनने वाली शेप को, आकृति को बालू टिब्बा कहते हैं। कुछ इस तरह की शेप दिखाई देती है बालू टिब्बे की। रेत ही रेत होता है और परत दर परत रेत चढ़ता जाता है और इस तरह से ये पूरे टिब्बे का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोएस क्या है? बालू कणों का विस्तृत रूप में निक्षेपण। विशाल चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, यानी कि जो बालू के कण हैं हवा द्वारा एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर ज़्यादा मात्रा में निक्षेपित करना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बालू टिब्बे होते हैं, उन्हीं को लोएस बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कौन सा है? एंजेल जलप्रपात, जो कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। कुछ ऐसे ही और भी जलप्रपात है, देखते हैं। नियाग्रा जलप्रपात, जो कनाडा में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है, नॉर्थ अमेरिका में।
नेक्स्ट वाटरफॉल है विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि फेमस है, जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा पर है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मेन पॉइंट और है जो कि हमारा अर्थक्वेक से रिलेटेड है। हमने ये तो देखा कि भूकंप कैसे आता है, लेकिन भूकंप की भी 3 तरह की वेव्स होती हैं अर्थक्वेक में। सबसे फर्स्ट है पी वेव्स, जिन्हें लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है, और अनुदैर्ध्य। इसमें तरंग की दिशा में ही माध्यम के कण कंपन करते हैं। ये सबसे फास्ट होती हैं, ठोस गैस तरल में संचारित होती हैं, यानी ये तीनों ही चीज़ों में संचरण करती हैं। नेक्स्ट है एस वेव्स, यानी ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ तरंगे, ठोस व द्रव्यों के ऊपरी सतह में उत्पन्न होती हैं। ठोस व द्रव्यों के ऊपरी सतह में ये पी तरंगों के विपरीत होती हैं, इनकी स्पीड उनसे कम भी होती है। और जो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट वेव है वो एल वेव्स हैं, यानी पृष्ठीय तरंगे या सरफेस वेव्स। इनकी गति कम होती है, ये बिल्कुल सतह के नीचे होती हैं, इन्हीं की वजह से ज़्यादा स्थिर होती है। सरफेस के नीचे होने की वजह से ही हमारी बिल्डिंग्स या पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।